तो नया चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका भी इंट्रोडक्शन दिया है। इसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन कम ही आता है, फिर भी दिया है तो देख तो लेते ही हैं। कह रहा है कि जैसा हम जानते हैं कि जितने भी फंक्शन आर्गन या किसी आर्गन सिस्टम के हैं वो सब के सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेन करना होता है होम्योस्टेसिस। ये एक शब्द है जो काम का है बस। होम्योस्टेसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सब कुछ नॉर्मल बना रहता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नॉर्मल कंडीशन की स्टेट होती है उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है थ्रू विच टू या मोर ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसका एग्जाम्पल दिया है कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बढ़ा दी है मस्कुलर एक्टिविटी। ये हमको एनर्जी की डिमांड को बनाए रखने के लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट। साथ में क्या बढ़ाना पड़ेगा? ब्लड फ्लो। कहने का मतलब कर रहे हैं केवल फिजिकल एक्सरसाइज, और ऑर्गन देखो कौन इन्वॉल्व हो गए। यहाँ लंग्स इन्वॉल्व हो गया, यहाँ हार्ट इन्वॉल्व हो गए, यहाँ ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो गए, जबकि काम कौन कर रहे हैं? मसल कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कई ऑर्गन मिल के काम कर रहे हैं, और जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है तो नर्व की, लंग्स की, हार्ट की या किडनी की जिनकी जिनकी एक्टिविटी बढ़ गई थी वो फिर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब मसल का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल का, किडनी का और बाकी ऑर्गन ये सब के सब क्या थे? कोऑर्डिनेट थे। कब? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज। एग्जाम्पल से समझाया है। ये पॉइंट टिक कर लीजिए। हमारे शरीर में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली ही क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ऑल द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन, जिससे कि उनके हो सके, सिंक्रोनाइज्ड हो सके। न्यूरल सिस्टम, चूंकि चैप्टर न्यूरल कोऑर्डिनेशन है तो यहाँ न्यूरल सिस्टम की बात कर रहा है। न्यूरल सिस्टम में मिलता है क्या? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और न्यूरल सिस्टम से मिलता क्या है? क्विक कोऑर्डिनेशन। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा स्लो होता है। केमिकल इंटीग्रेशन यहाँ और करता कौन है? हार्मोन। फिर इस चैप्टर में क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कंपेयर है कि न्यूरल सिस्टम का थोड़ा सा स्लो होगा, और न्यूरल सिस्टम का थोड़ा सा क्विक होगा, केमिकल का थोड़ा सा स्लो होगा। न्यूरल में पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? कनेक्शन होता है। न्यूरल सिस्टम इंपॉर्टेंट जहां शुरू होगा हम बताएंगे। न्यूरल सिस्टम आप सभी एनिमल, जिन जिन एनिमल में न्यूरल सिस्टम है उसमें पाई जाती है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, और उसको कहते क्या है? न्यूरॉन। जिसके पास ये योग्यता है कि वो डिटेक्ट कर सकती है, रिसीव कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल होता है। किसमें? लोअर इनवर्टिब्रेट में, जैसे कि हाइड्रा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मिलेगा। लेकिन अगर हम न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इंसेक्ट में तो ये थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हो सकता है, क्योंकि वहां ब्रेन भी प्रेजेंट होगा और साथ में गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू भी होंगे। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट में जाएंगे तो ये काफी डेवलप न्यूरल सिस्टम। इस पूरे पैराग्राफ में सवाल तो कोई नहीं आया है, एक यही क्वेश्चन मिल सकता है कि हाइड्रा का न्यूरल सिस्टम किस चीज का बना होगा? तो कहोगे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। यहाँ हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक का नाम है सेंट्रल, एक का नाम है पेरिफेरल, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें ब्रेन आएगा और स्पाइनल कार्ड आएगा, और सीएनएस ही वो जगह है जहाँ क्या होती है? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। जो भी स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक आते हैं या हमारे न्यूरल सिस्टम तक आते हैं उनकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी? सीएनएस में होगी, और वहीं से सिग्नल रिलीज होंगे किसके? कंट्रोल के। जबकि पीएनएस की जिम्मेदारी है, इसमें सारी की सारी नर्व आती हैं जो जोड़ती हैं, जहां कहां से जुड़ी हैं? सीएनएस से।
मतलब या तो ब्रेन से निकले होंगे या तो स्पाइनल कार्ड। हाँ, पीएनएस में जो नर्व है वो दो कैटेगरी के हैं, एक का नाम है एफरेंट, एक का नाम है इफरेंट। एफरेंट वो होगी जो इम्पल्स लेके आएगी कहाँ, ब्रेन तक, और इफरेंट वो होगी जो लेके जाएगी। एफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स कहाँ से कहाँ, तो कहोगे टिश्यू या ऑर्गन से कहाँ, सीएनएस तक। जबकि जो इफरेंट वाले हैं उनका काम है रेगुलेटरी इम्पल्स ले जाओ कहाँ से, सीएनएस से कहाँ, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू तक। तो सीएनएस की तरफ लाना काम एफरेंट का है और सीएनएस से किसी ऑर्गन को ले जाना इफरेंट का है। अगर हम लोग पीएनएस की बात करें तो पीएनएस जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है इसका एक और डिवीजन है, यह है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जो नर्व हैं वो सप्लाई कहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा, नर्व दो जगह सप्लाई हो सकती हैं, या तो विसरल ऑर्गन को होगी या तो सोमैटिक ऑर्गन को होगी। तो अगर सोमैटिक ऑर्गन को सप्लाई करेंगे तो क्या कहोगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक कर लीजिए ये पॉइंट, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले करेगा इम्पल्स, रिले करेगा इम्पल्स कहाँ से, सीएनएस से। तो अगर सीएनएस से चली इसका मतलब कौन सी है, इफरेंट वाली है, और कहाँ लेके जाएगी, स्केलेटल मसल। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी सीएनएस से लेके चलेगी, बस कहाँ लेके जाएगी, तो कहोगे इनवॉलंटरी ऑर्गन। और इनवॉलंटरी ऑर्गन कौन से हैं, अंदर के ऑर्गन जैसे हार्ट है, लंग्स है, और कहाँ जाएगी, स्मूथ मसल। तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि पीएनएस के दो पार्ट हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो है जो सीएनएस से स्केलेटल मसल लेके जाए, और ऑटोनॉमिक वो है जो सीएनएस से कहाँ, या तो इनवॉलंटरी ऑर्गन या तो स्मूथ मसल को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरा। दोनों के बारे में काम नहीं लिखा है, जितने नॉर्मल काम होते हैं वो सब पैरा सिंपैथेटिक करता है, और जितने स्ट्रेस वाले काम होते हैं वो सब सिंपैथेटिक कराता है। स्ट्रेस में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, पीपल डायलेट हो जाती है, पाइलो इरेक्शन हो जाता है। स्ट्रेस में जितना कुछ होता है वो सब काम सिंपैथेटिक। विसरल न्यूरल सिस्टम, ये स्पेशल पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये तीन लाइनें नहीं लिखी थी, फिर नई जोड़ी है। विसरल न्यूरल सिस्टम में कहा है कि ये वास्तव में पीएनएस का पार्ट है, चलो मान लेते हैं। और इसमें क्या पाई जाएंगे, पीएनएस का पार्ट है तो नर्व पाई जाएंगे, नर्व के साथ फाइबर होंगे, गैंग्लिया होंगे, और क्या होंगे, प्लेक्सस होंगे। बस इनका काम देखो, ये इम्पल्स को कैरी करेंगे कहां से, तो कहोगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कहाँ, विसरा या विसरल ऑर्गन। और इसका उल्टा भी तो है, विसरल ऑर्गन से सेंट्रल, मतलब दोनों तरफ है, सीएनएस से विसरल ऑर्गन और विसरल ऑर्गन से सीएनएस। तो ये नया जुड़ा हुआ है। न्यूरॉन, अब ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात है। न्यूरॉन क्या है, तो कहोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन वास्तव में क्या है, तो कहोगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके तीन मेन पार्ट हैं। एक का नाम सेल बॉडी, एक का नाम डेंड्राइट, एक का नाम एक्सॉन। सेल बॉडी मेन पार्ट है, क्योंकि इसी में पाया जाता है क्या, साइटोप्लाज्म, और साथ में क्या, साथ में टिपिकल सेल ऑर्गेनेल। भाई सेल है तो सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, लेकिन उसके साथ क्या पाया जाएगा, कुछ ग्रेन्युलर बॉडी जिसका नाम नेसल्स ग्रेन्यूल है, कुछ फाइबर, देखो कैसे लिखे हैं, शार्ट फाइबर, जो कि ब्रांच करते हैं कैसे, रिपीटेडली, प्रोजेक्ट आउट होते हैं कहां से, सेल बॉडी से। उसमें भी निसेल्स ग्रेन्यूल, देखिए एक ही लाइन में सारी बात लिखा है, कहा छोटे फाइबर हैं जो रिपीटेडली ब्रांच करते हैं, जो सेल बॉडी से प्रोजेक्ट आउट होते हैं, और उसमें भी निसेल्स ग्रेन्यूल पाई जाती है, उनका नाम डेंड्राइट है। तो ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं कि वहां से जो निकलते हैं उनका नाम डेंड्राइट है, और उनकी पहचान ये है कि वो ब्रांच रिपीटेडली होते हैं, और उसमें भी निसेल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है। दीज फाइबर का मतलब ये डेंड्राइट की बात कर रहा है, ये ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स किधर की तरफ, ये बहुत काम की बात है, टुवर्ड द सेल बॉडी एंड अवे द सेल बॉडी। अवे कौन ले जाएगा, एक्सॉन,
लेकिन एक्सॉन क्या है, एक लंबा सा फाइबर है जिसका जो डिस्टल एंड है वो भी क्या है, ब्रांच है, और प्रत्येक ब्रांच टर्मिनेट करती है कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या है, साइनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, साइनेप्टिक वेसिकल, उसमें क्या पाया जाता है, केमिकल। मतलब एक ही सांस में सब लिख डाले हैं बगैर कामा फुल स्टॉप, डायरेक्ट लिखते चले गए हैं क्या, कि एक्सॉन क्या है, लॉन्ग ब्रांच है जिसका डिस्टल एज भी ब्रांच होता है, प्रत्येक ब्रांच टर्मिनेट करती है क्या, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, नाम है साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर एक साइनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर केमिकल, नाम है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद कह रहा एक्सॉन ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को क्या, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, कहाँ ले जाओगे, या तो साइनेप्स को ले जाओगे या कहाँ ले जाओगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, कितने एक्सॉन है और कितनी डेंड्राइट हैं, इस आधार पर न्यूरॉन तीन प्रकार के हैं। एक का नाम है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में एक क्या पाया जाएगा, एक्सॉन, लेकिन दो या दो से ज्यादा क्या पाए जाएंगे, डेंड्राइट। और ये कहाँ पाया जाता है, नंबर और एग्जाम्पल नहीं पूछोगे, एक एक्सॉन हो और एक से ज्यादा डेंड्राइट या डेंड्रान हो तो मल्टीपोलर, और कहाँ है, सेरेब्रल कार्टेक्स। लेकिन अगर हम बाईपोलर की बात करेंगे तो एक ही एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा, और कहाँ पाया जाएगा, रेटिना ऑफ आई। लेकिन अगर हम यूनिपोलर की बात करेंगे तो कहोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल बॉडी है और क्या है, एक्सॉन है, लेकिन क्या नहीं है, डेंड्राइट नहीं है। और ये किसमें पाया जाएगा, एम्ब्रायोनिक स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर और यूनिपोलर में एक्सॉन के नंबर बता दो बस। मल्टीपोलर में भी 1, बाईपोलर में भी 1 और यूनिपोलर में भी 1, पर डेंड्रान के नंबर बता दो। मल्टीपोलर में 2 या 2 से ज्यादा, और बाईपोलर में 1 होता है और यूनिपोलर में होता ही नहीं। ये फिर एग्जाम्पल याद रखना, मल्टीपोलर का एग्जाम्पल और बाईपोलर का रेटिना और यूनिपोलर का एम्ब्रायोनिक स्टेज। कह रहा फिर एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं, एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है माइलिनेटेड और एक का नाम होता है नॉन माइलिनेटेड। ये नाम इस आधार पर आए हैं कि माइलिन शीथ है कि नहीं है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, लिखा है उसमें एक्सॉन एनवेलप्ड बाय किसके द्वारा, स्वान सेल, और जो क्या बना लेती है, माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। किसकी खास बात है ये माइलिनेटेड की खास बात है। माइलिनेटेड में फाइबर एनवेलप्ड बाय स्वान सेल दैट मेक माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच क्या हो जाता है, गैप होता है, और उस गैप का नाम, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाई जाती है, स्पाइनल ओके। तो एमएससी याद रखिएगा, एमएससी याद रखिएगा, माइलिनेटेड स्पाइनल एंड क्रेनियल। लेकिन जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं, वो भी इनक्लोज होती किससे, स्वान सेल, लेकिन वो क्या नहीं बनाती हैं, माइलिन शीथ। तो ये याद रखिएगा, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में क्या पाई जाएंगे, स्वान सेल। बस एक में माइलिन शीथ बनाएंगे, एक माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। कहाँ पाई जाती है तो कहोगे ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। इस पूरे चैप्टर में सबसे काम की चीज यही है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो पहले थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन करेंगे। देखो, पहली बात याद रखेंगे, नर्व इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन में 3 स्टेप होने। एक का नाम है पोलराइजेशन, एक का नाम है डीपोलराइजेशन,
और एक का नाम है रीपोलराइजेशन। बस 3 इवेंट आपको याद रखना है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। और जो स्टेट बनेगी, इसके बाद जो स्टेट बनेगी इसे कहेंगे पोलराइज्ड, इससे जो बनेगी उसे कहेंगे डीपोलराइज्ड, और इससे जो बनेगी इससे कहेंगे रीपोलराइज्ड। तो इंपल्स जनरेशन कंडक्शन में 3 घटना है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, या स्टेट पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज। कैसे होता वो भी देख लीजिए। तो स्थिति ये होती है कि 4 ही 5 क्वेश्चन हमको यहाँ याद रखने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। पहले तो आप ये देखिए कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होती है तो न्यूरल मेम्ब्रेन का हाल क्या होता है, न्यूरॉन एक्शन स्टेट में होती है तो न्यूरल मेम्ब्रेन का हाल, यही चीजें चेंज होती हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो है इसको न्यूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसको एक्सोलेमा भी कह सकते हो, ठीक है। और यहां जो फ्लूइड भरा होता है इसको एक्सोप्लाज्म या ईसीएफ भी कह सकते। 2 बातें याद रखिएगा कि बाहर, मतलब न्यूरॉन के बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर भी सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम, और अंदर भी सोडियम पाया जाता है और पोटेशियम। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ सोडियम की बात करें बाहर और अंदर की, तो बाहर सोडियम 10 टाइम ज्यादा होता है, और अगर हम सिर्फ पोटेशियम की बात करें, सिर्फ पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है 30 टाइम। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है और अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 3 स्टेट हैं, एक का नाम है पोलराइज्ड, एक का नाम है डीपोलराइज्ड, और एक का नाम है रीपोलराइज। याद सिर्फ इतना रखना है कि जब पोलराइज स्टेट होती है तो जो न्यूरल मेम्ब्रेन के आयन चैनल हैं वो पोटेशियम के लिए परमिएबल होते हैं और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होते हैं, बस यही याद रखना है। When neuron in resting state या not conduct any impulse, एक्सोनल मेम्ब्रेन या न्यूरल मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर K प्लस एंड इम्परमिएबल फॉर Na प्लस एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। तो उसके नाते होगा ये कि जो K प्लस हैं ये बाहर जाएंगे, मतलब एक्सोप्लाज्म से कहा, ये बेटा थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लो, ये ECF नहीं है, ये ECF यहां होगा। हाँ, कहां से कहां चले जाएंगे तो कहोगे एक्सोप्लाज्म से ECF में, और इसको कहते हैं ई फ्लक्स ऑफ K प्लस, और इसी नाते यहां हो जाएगा बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस के 70 मिली वोल्ट, और इसको कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। बस इतना याद रखिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 का होता है। कब होता है? जब बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव। क्यों होता है तो कहोगे ई फ्लक्स ऑफ K प्लस और मेम्ब्रेन बिकम। इस दौरान जो भी सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन है उसको किसने मेंटेन किया होगा, तो आंसर देंगे सोडियम पोटेशियम पंप। बात खत्म। फिर समय बदलेगा, इंपल्स आएगा। जैसे ही इंपल्स आती है वैसे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदल जाएगी और मेम्ब्रेन
अब सोडियम के लिए परमिएबल हो जाएगी और पोटेशियम के लिए इम। तो जैसे सोडियम के लिए परमिएबल होगी, सोडियम अंदर की तरफ आएगा, इसे कहेंगे इनफ्लक्स ऑफ Na+, और इस नाते बाहर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव और अंदर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, और हम कहेंगे मेम्ब्रेन हो गई डीपोलराइज। डीपोलराइज में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा +45 का, +45 का, और इसी का नाम एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल कहो या इसी को इंपल्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इंपल्स कैसे जनरेट हुई, तो कहोगे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, चार्ज कैसे हो गए, बाहर हो गया नेगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव। फिर क्या होगा, जैसे ही +45 हो जाएगा, परमिएबिलिटी फिर चेंज हो जाएगी, और फिर से ये एक बार किसके लिए हो जाएंगे परमिएबल, K+ के लिए, और फिर से बाहर की तरफ प्लस हो जाएंगे और अंदर की तरफ माइनस हो जाएगा, और हम फिर क्या कहेंगे, इफ्लक्स ऑफ K+, और मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगी, रीपोलराइज। पोटेंशियल डिफरेंस फिर से -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, पोलराइज में क्या हुआ, डीपोलराइज में क्या हुआ, और रीपोलराइज। ना समझ में आए तो 7-6 क्वेश्चन याद रखना है। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है तो किसके लिए परमिएबल और किसके लिए इम्परमिएबल, सोडियम के लिए इम्परमिएबल और पोटेशियम के लिए परमिएबल। और जब एक्शन स्टेट में या इंपल्स जब आ रही है तब क्या होगा, या स्टिमुलस जब होता है तो सोडियम के लिए परमिएबल और पोटेशियम के लिए इम, और रीपोलराइजेशन में फिर से पोटेशियम के लिए क्या हो जाते हैं, परमिएबल। एक क्वेश्चन, कब कब कौन कहां कहां जाता है, पोलराइज में पोटेशियम बाहर जाता है, डीपोलराइज में सोडियम अंदर आता है, और रीपोलराइज में फिर से पोटेशियम बाहर जाता है। डिफरेंस याद रखेंगे, पोलराइज में -70 मिलीवोल्ट है, डीपोलराइज में +45 मिलीवोल्ट है, और रीपोलराइज में -70 फिर से हो जाएगा। ये +45 वाला ही क्या है, एक्शन पोटेंशियल, और इसी को कहते हैं क्या है, इंपल्स। अब पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। न्यूरॉन क्या है, तो कहोगे एक्साइटेबल सेल है। तुरंत देखो लिखा है बिकाज, जहां बिकाज लिखा है तहां इंसर्शन रीजन बनेगा। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज होती है। पोलराइज का मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। कह रहा डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन पोलराइज, तो भी समझाया कि पोटेशियम बाहर जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल पाए जाते हैं किसमें, न्यूरल मेम्ब्रेन। और आयन चैनल की खास बात है कि ये क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। ये टिक कर लो, ये एज सच एग्जाम में आया है। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, मतलब किस स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, मोर परमिएबल, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, और नियरली इम्परमिएबल किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। लेकिन जब मेम्ब्रेन सिमिलरली मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाएगी किसके लिए, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। फिर से सुन लेते हैं, जब न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा था तो क्या था, तो कहोगे परमिएबल किसके लिए, K+ के लिए, और नियरली इम्परमिएबल किसके लिए, Na+ के लिए, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ये सब कहाँ होंगे, एक्सोप्लाज्म। कंसीक्वेंटली जो एक्सोप्लाज्म इनसाइड है एक्सान, उसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, K+ की, और किसकी, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, जबकि लो किसका हो जाएगा, Na+। इन कंट्रास्ट जो फ्लूइड बाहर की तरफ है उसमें लो कंसंट्रेशन किसका होगा, K+ का, और हाई कंसंट्रेशन किसका होगा, Na। तो बाहर क्या ज्यादा क्या कम, बाहर Na ज्यादा K कम, और अंदर K ज्यादा Na कम, बस ये याद रखना है। फिर क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कह रहा ये आयनिक ग्रेडियंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के क्रॉस है, इसको कौन मेंटेन किया है, तो कहोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम को आउटवर्ड
और 2 पोटेशियम को इनवर्ड। सोडियम पोटेशियम पंप क्या पंप करता है, तो कहोगे 3 सोडियम बाहर पंप करेगा और 2 पोटेशियम अंदर पंप करेगा। एज रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, बाहर की जो सरफेस है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि अंदर की जो सरफेस है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देयरफॉर मेम्ब्रेन को हम कहेंगे क्या, पोलराइज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम रेस्टिंग पोटेंशियल ये होता है माइनस के 70 मिली वोल्ट। ठीक है, you might be curious to know about the mechanism of generation of impulse and conduction। जब कभी स्टिमुलस आ जाता है किसी पर्टिकुलर साइट पर तो मेम्ब्रेन एट दैट साइट बिकम क्या, परमेबल टू Na+, जिससे क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, साथ में रिवर्स हो जाएंगे क्या, पोलैरिटी। बाहर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव और इनर साइड बिकम क्या, पॉजिटिव। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन रिवर्स हो गई तो हम कहेंगे कि क्या हो गया है, डीपोलराइज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट दैट साइड, जहां ये घटना हुई है, इज कॉल्ड, इसी को कहेंगे क्या बेटा, एक्शन पोटेंशियल। इसमें ये ए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो जहां कहीं हुआ होगा ये काम, और इसी को वास्तव में हम कहते क्या है, इम्पल्स। एट द साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सान, मतलब उसके आगे का जो होगा वहां अभी भी क्या होगा, बाहर पॉजिटिव और अंदर क्या होगा, नेगेटिव। शाहजहान एज रिजल्ट, डायग्राम जरा देख लो, इधर देखो डायग्राम बड़ा बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। इस पर्टिकुलर जगह देखो क्या हो गया है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया है, लेकिन इसके जस्ट बगल का हाल देखो, बगल में अभी भी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। तो करंट कहां से कहां चलेगी, तो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव से, तो अंदर अंदर ऐसे चलेगी और बाहर बाहर ऐसे चलेगी। तो करंट का फ्लो याद रखिएगा, अगर बाहर बाहर पूछेगा तो बी से ए होगा और अंदर अंदर ए से बी होगा। कह रहा है कि करंट फ्लो करेगा अंदर की तरफ, कहां से कहां, ए से बी, और बाहर की तरफ आउटर सरफेस की अगर हम बात करें तो बी से कहां आएगा, ए। सर्किट पूरा हो जाएगा, पोलैरिटी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स, और पोटेंशियल अब कहां जनरेट कर जाएगा, बी पर। ऐसे ही चलता रहेगा। इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो ए पर जनरेट हुई थी वो कहां पहुंच जाएगी, बी। सीक्वेंस ऐसे ही रिपीट होता रहेगा along the length of axon, consequently impulse क्या हो जाएगी, conducted। एक्चुअली एनसीईआरटी ने दो काम साथ में कर लिए, इम्पल्स का जनरेशन और इम्पल्स का कंडक्शन एक साथ बताया है। जनरेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव था, इसी पॉइंट पर बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया, तो बगल की स्थिति देखो, बगल में तो अभी भी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होगा, तो करंट देखो बाहर बाहर ऐसे फ्लो करेगा, अंदर अंदर ऐसे जाएगा, तो ये चार्ज रिवर्स हो जाएंगे और यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो उसके बगल का हाल देखो, उसके बगल का हाल, यहाँ अभी भी क्या होगा, प्लस और माइनस, तो करंट ऐसे चलेगा, तो थोड़ी देर में फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो ए पर था वो बी पर पहुंच जाएगा, जो बी था वो सी पर। तो बाहर बाहर सी से बी से ए और अंदर अंदर ए से बी से सी। कह रहा है जो स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी थी किसकी, सोडियम की, वो बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है। इसके तुरंत पीछे क्या आएगी, फिर से परमिएबिलिटी किसकी, के प्लस की, और जैसे के प्लस की आएगी के प्लस तुरंत बाहर जाएगा और फिर से रीस्टोर कर देगा किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन जो एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन थी, और फाइबर फिर से रेडी हो जाएगा किसके लिए, फर्दर स्टिमुलस। मतलब मेम्ब्रेन फिर से क्या कर गई, रीपोलराइज।
जितना लिखा है लिखे से ज्यादा समझा यहाँ इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ 4 बातें 5 याद रखनी है। पहला सवाल कि न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर और न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या ज्यादा क्या कम। बाहर सोडियम ज्यादा पोटेशियम कम, और अंदर पोटेशियम ज्यादा सोडियम कम। न्यूरल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगी तो किसकी परमिएबिलिटी होगी और किसकी नहीं, और सोडियम की नहीं होगी, और निगेटिव चार्ज प्रोटीन की भी तो नहीं होगी। और जब एक्शन स्टेट में आएगी तो सोडियम की होगी और पोटेशियम की नहीं होगी। ठीक है, अगर सोडियम इनफ्लक्स होगा तो चार्ज रिवर्स हो जाएंगी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा और हम कहेंगे रेस्टिंग से एक्शन में चले गए। लेकिन जल्दी ही फिर से पोटेशियम की परमिबिलिटी आएगी, पोटेशियम बाहर जाएगा और क्या होगा, चार्ज रिवर्स हो जाएंगे और मेम्ब्रेन रीपोलराइज। भाई इतनी सी बात याद रखना है, +45 -70 +45 और फिर से -70। ये कहानी अलग है, ये ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है। इंपल्स ट्रांसमिट करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक जंक्शन से, और उस जंक्शन का नाम साइनैप्सिस। एक क्वेश्चन। दूसरा, साइनैप्स जंक्शन क्या है, साइनैप्स बनता है मेम्ब्रेन। कौन सा इधर देख लो, ये न्यूरॉन पहला है और ये न्यूरॉन दूसरा है, तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक और ये हो गया पोस्ट, तो यही तो साइनेप्सिस हुई। तो साइनेप्सिस किससे बनती है, तो कहोगे पहले वाले न्यूरॉन और बाद वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। पहले वाले न्यूरॉन लिखा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। हो सकता है दोनों के बीच गैप हो और हो सकता है गैप ना हो। अगर गैप होगा तो क्या कहोगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ साइनेप्सिस, 2 प्रकार के साइनेप्सिस होते हैं, एक का नाम इलेक्ट्रिकल और एक का नाम केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की बात करें तो जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो क्या रहती हैं, बहुत ज्यादा करीब। अगर ये दोनों मेम्ब्रेन बहुत करीब हो जाए और गैप खत्म हो जाए तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, और अगर बीच में गैप रहे तो ये केमिकल है। तो जब बिल्कुल आपस में टच कर जाएंगे तो देखो लिखा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन थ्रू दिस साइनेप्सिस। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ये बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल लगेगा कि इंपल्स कंडक्शन अलोंग क्या सिंगल एक्सॉन। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ जंक्शन भी है। इंपल्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे निकल जाएगी कि लगेगा एक ही एक्सॉन पर चल रहे हैं। कौन सी साइनेप्सिस है जिसमें इंपल्स का कंडक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक्सॉन पर हो रहा है, तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रिकल। इसी नाते इंपल्स कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमेशा क्या होगा, फास्ट होगा, किसकी तुलना में। लेकिन अलग बात है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या है, रेयर। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से जुड़ा अभी लेटेस्ट में सवाल आया है, क्वेश्चन सारे बता डालो। पहले तो ये बता डालो साइनेप्सिस क्या है, तो कहोगे ये जंक्शन है मेम्ब्रेन किसके, प्री और पोस्ट। गैप हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर गैप नहीं हुआ तो साइनेप्सिस, और हुआ तो केमिकल, नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिकल। तो दोनों मेम्ब्रेन बहुत करीब होंगी, तो इंपल्स कंडक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक्सॉन पे हो रहा है। तो फास्ट होगा कि स्लो, फास्ट होगा। बस ये क्या है, हमारे शरीर में रेयर पाए जाते हैं। जितने क्वेश्चन लिखे सब पूछे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें, एट केमिकल साइनेप्सिस मेम्ब्रेन जो हैं, कौन सी, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये सेपरेट कहते किसके द्वारा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, कहते क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। डू यू नो हाउ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन एक्शन। कैसा कह रहा, कैसे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट करेगा एक इंपल्स को एक क्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ द। अगर यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, हाउ का मतलब क्या है
भाई प्री से पोस्ट में कैसे जाएंगे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो डायग्राम से जरा देख लेते पहले, फिर सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है यहाँ, देखो जरा। ये याद रखिएगा कि जैसे ही इम्पल्स एग्जान के टर्मिनल पर आती है, जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखिएगा, वैसे ही जो साइनेप्टिक वेसिकल हैं वो मूव करती हैं। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो पहली मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो बाद वाली मेम्ब्रेन होगी वो, जैसे ही इम्पल्स एग्जान के टर्मिनल पर पहुंचती है साइनेप्टिक वेसिकल मूव करके फ्यूज कर जाएंगी किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और रिलीज कर देंगी क्या, अपने अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ रिलीज करेंगी, तो कहोगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये जो न्यूरॉन होगा, ये वाला जो न्यूरॉन होगा, ये वाला जो न्यूरॉन होगा, इसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, और यहाँ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा। और अगर इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया तो फिर इम्पल्स यहाँ क्या कर जाएगी, जनरेट। बस इतना याद रखना है, 4 बातें बोली है केवल। पहला सवाल तो केमिकल में ये याद रखिएगा कि प्री और पोस्ट के बीच गैप होता है, नाम साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, इसमें साइनेप्टिक फ्लूइड भाई होता है। दूसरा, जैसे ही इम्पल्स एग्जान टर्मिनल पर पहुंचेगी वैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल मूव करेंगे और फ्यूज करेंगे किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, कहाँ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो बाइंड करेगा रिसेप्टर, कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी चेंज होगी और वहां इम्पल्स जनरेट हो जाए। बस इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक करे। एक केमिकल जिसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इन्वॉल्व है किसमें, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट केमिकल साइनेप्सिस। इस साइनेप्सिस का नाम केमिकल साइनेप्सिस क्यों है, तो कहोगे इसमें केमिकल इन्वॉल्व है, कौन सा, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सान टर्मिनल में पाई जाती है साइनेप्टिक वेसिकल, जो कि भरी होती है किससे, न्यूरो ट्रांसमीटर से। जब इम्पल्स या क्या कहोगे एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा, एक्सान के टर्मिनल पर, ये स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का, किधर की तरफ, मेम्ब्रेन, उससे क्या करेंगी, फ्यूज, और फ्यूज करने के बाद, फ्यूज करने के बाद क्या रिलीज करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर, कहाँ रिलीज करेंगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से, कहाँ पाए जाते हैं, ये आया हुआ सवाल है नीट में, कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके बगल में नीट लिख लीजिए, पूछा गया सवाल है। जैसे ही ये बाइंडिंग होगी वैसे क्या खुल जाएंगे, आयन चैनल, जिससे क्या होगी, एंट्री ऑफ आयन, जिससे क्या जनरेट होगा, न्यू पोटेंशियल, कहाँ जनरेट होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। हाँ, ये जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये 2 काम करेगा, या तो काम बढ़ाएगा या तो काम घटाएगा। अगर बढ़ाएगा तो, और घटाएगा तो इनहिबिटरी, वो एक अलग मसला है। ये एक्साइटेटरी होगा कि इनहिबिटरी होगा, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज किए हो। अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज किए हो तो क्या होगा, अगर एड्रेनालिन रिलीज किए हो तो क्या होगा, वो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट अलग अलग होता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, हम लोग हेडिंग जरूर इन्होंने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम डाल दिया है, लेकिन वास्तव में इन्होंने पूरा पढ़ाया नहीं है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आती हैं, स्पाइनल कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है, तो कम से कम स्पाइनल कार्ड तो पढ़ाई दिए होते। सेंट्रल न्यूरल और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम तो हेडिंग ही नहीं डाले हैं, पीएनएस का तो नाम ही नहीं है, केवल सीएनएस में ब्रेन पढ़ाए हैं बस। सेंट्रल में क्या सिर्फ ब्रेन ही ब्रेन है, ऐसा तो नहीं है। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये हटा दिया जाए शब्द, ये
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तो कहाँ होती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है सीएनएस में, और सीएनएस में होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तब क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कौन है, तो आंसर क्या दोगे? ब्रेन दोगे। ब्रेन कमांड और कंट्रोल सिस्टम का भी काम करता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है बहुत चीजें, जैसे वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे बैलेंस। ये थोड़े पूछेगा ब्रेन क्या क्या काम करता है, जैसे फंक्शनिंग ऑफ इन्वॉल्यूटरी ऑर्गन, जैसे थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, 24 आवर रिदम, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी तक कभी कोई सवाल नहीं आया कि ब्रेन क्या 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 कंट्रोल करता है, तो पता नहीं क्या क्या करता है। ये प्रोसेसिंग की साइट है, यहाँ विजन की प्रोसेसिंग होती है, और हियरिंग की, स्पीच की, मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, इमोशन की, थॉट को। एग्जामिनर को नहीं याद रहेगा कि किसकी किसकी प्रोसेसिंग होती है, इसी नाते अभी तक कभी कोई सवाल नहीं आया। ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? स्कल के द्वारा। और स्कल के नीचे क्या पाया जाता है, तो कहोगे क्रेनियल मेनिंजेस, जिसमें बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, उसके बाद वेरी थिन मिडिल लेयर नाम एरेक्नॉइड मैटर, और अंदर की लेयर का नाम जो ब्रेन के कांटेक्ट में है उसका नाम पाया मैटर। ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। डायग्राम सिर्फ देख लेना, डायग्राम से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में देखो, फोर ब्रेन का मेन हिस्सा देखिए सेरिब्रम है, थैलमस है और हाइपोथैलमस। ये सीधे सीधे क्या लिखा है? मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में 3 हिस्से, एक पॉन्स है, एक सेरिबेलम और एक मेडुला, और आखिरी में क्या है? स्पाइनल कार्ड। एक स्पेशल नाम लिखा हुआ है सेरिब्रल एक्वीडक्ट, और एक स्पेशल नाम लिखा है कार्पस कैलोसम। ये टोटल स्ट्रक्चर क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो कितने हिस्से हैं? सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। वास्तव में इस चैप्टर की जान ही निकाल दी है, क्योंकि आई और ईयर बढ़िया पोर्शन था, इस बार क्वेश्चन भी एक आया था, तो आई और ईयर दिए, हटा तो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी जितना दिया उतना तो पढ़ ही लो। सेरिब्रम क्या बनाता है, तो कहोगे मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ऐसे कर दीजिए 75%। ठीक। एक डीप क्लेफ्ट है जिसने डिवाइड किया किसको? सेरिब्रम को। कैसे? लॉन्गिट्यूडनली। किसमें? 2 हाफ, जिनके नाम क्या हैं? लेफ्ट और राइट। क्या कहोगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। किससे जुड़े होते हैं? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। नाम नहीं भूलोगे, क्या नाम है? ये एक शब्द बहुत काम का है, ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट समझ लो क्या है। अगर कोई भी एग्जाम, ध्यान सुनिएगा, यहाँ नर्व फाइबर लिखा है, ये फाइबर लिखने को तो लिखा, ये वास्तव में एग्जाम है। तो कोई भी एग्जाम अगर ब्रेन के अंदर रन कर रहा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रन कर रहा है तो उसको एग्जाम ना कह के उसको ट्रैक्ट कहते हैं। और वही एग्जाम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर है तो उसको नर्व कहते हैं। तो ट्रैक्ट अलग होता है, नर्व अलग होता है। यहाँ क्या लिखा है? ट्रैक्ट लिखा है। इसका मतलब ये एग्जाम का बंडल है, बस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर। 2 शब्द हैं, एक का नाम है ट्रैक्ट और एक का नाम है नर्व। ये बंडल ऑफ एग्जाम है इनसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ये भी बंडल ऑफ एग्जाम है आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर तो क्या कहोगे? नर्व, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर तो ट्रैक्ट। लेयर ऑफ सेल, यहाँ कौन सी सेल है? यहाँ तो न्यूरॉन ही है, सिर्फ लिखा है लेयर ऑफ सेल। लेयर ऑफ सेल की जगह लेयर ऑफ न्यूरॉन कह सकते हो, जो कवर करते हो किसको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसको कहोगे क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें ढेर सारे क्या हैं? प्रोमिनेंट फोल्ड हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है क्या? ग्रे मैटर। क्यों?
तो जहां ड्यू टू लिखा होगा वहां असर्शन रीजन बनेगा। क्यों? तो लिखा हुआ है क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस है। और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पाई जाती है क्या, न्यूरॉन की सेल बॉडी कंसंट्रेटेड है और इसी नाते इसका क्या कलर आया, ग्रेइश अपीयरेंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो यहाँ 3 हिस्से हैं, एक है मोटर एरिया, एक है सेंसरी एरिया और एक है क्या, बहुत बड़ा सा एरिया जो ना सेंसरी है ना मोटर है। और इस रीजन का नाम एसोसिएशन, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन टिक कर लीजिए। एसोसिएशन एरिया के फंक्शन, पहला इंटर सेंसरी एसोसिएशन, दूसरा ना भूलिएगा, भूलोगे तो मेमोरी गायब हो जाएगी, मेमोरी, दूसरा क्या है मेमोरी, और तीसरा क्या है बातचीत, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं होता है, कम्युनिकेशन में कई घटनाएं हो रही, जैसे किसी ने कोई बात बोली तो सबसे पहले आप वो सुनिए, सुनने के बाद समझिए और समझने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करिए कि इस बात के रेस्पेक्ट में कौन सी बात बोलनी है। कोई अच्छी बात बोल रहा है, आप गालियां दिए जा रहे हो, इसका मतलब बातचीत नहीं हो रही है। फिर बातचीत होने का मतलब है कि जो बात आपने सुनी फिर उसको समझना भी है, तभी तो बोलना है। तो कम्युनिकेशन एक बड़ी प्रोसेस है। फाइबर ऑफ ट्रैक्ट जो कवर्ड है किसके द्वारा, माइलिन शीथ के द्वारा। अब जब माइलिन शीथ के द्वारा कवर्ड है, वही क्या बनाते हैं, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इनका खास बात यह है कि ये ओपेक और व्हाइट अपीयरेंस लाते हैं, इसी नाते इसका नाम क्या है, व्हाइट मैटर है। सेरिब्रम रैप्स का मतलब लिपट जाता है अराउंड ए स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, थैलेमस। अभी तक कभी ये लाइन पता नहीं क्यों नहीं आई, आना चाहिए। विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है, थैलेमस। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है, जो कहां पाया जाएगा, बेस ऑफ थैलेमस पर पाया जाएगा। हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं नंबर ऑफ सेंटर, जो रेगुलेट क्या करता है, टिक कर लो। इस हेडिंग से अगर एक सवाल आना होगा तो यही सवाल होगा। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स क्या, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जहां से निकलेगा हार्मोन, नाम रखना पड़ेगा क्या, इनर पार्ट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पेपर उठा के देखो, शायद इस साल या लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहां से आया है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कौन सा हिस्सा, इनर पार्ट, और अगल बगल के क्या, डीप स्ट्रक्चर, जैसे एमाइगडाला, जैसे हिप्पोकैम्पस, ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नाम क्या, या लिम्बिक सिस्टम। एलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, मतलब लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस मिलके किसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे एक्साइटमेंट, जैसे प्लेजर, जैसे रेज, जैसे ठीक, जैसे फियर। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे एक्साइटमेंट, कुछ लोग खुशी में हंसते हैं और कुछ लोग खुशी में रोने लगते हैं, तो जो ये वास्तव में एक्सप्रेशन है। इमोशनल रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो एक ही घटना कई चीजें तरीके से एक्सप्रेस की जाती है। तो कौन सा एक्सप्रेशन करेंगे, खुशी का माहौल है हंसेंगे या खुशी के माहौल में रोने लगेंगे। तो खुशी के माहौल में तो कहते हैं खुशी के आंसू आ गए हैं, तो दुखी के भी आंसू होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो इमोशनल रिएक्शन है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा, तो कहोगे लिम्बिक लोब एलॉन्ग विद द। और मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब किसी की बात सुन के आप मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, कि वहां तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। मोटिवेट होना और मोटिवेट करना दोनों इसी में आएगा। मिड ब्रेन कहां लोकेटेड है,
बिटवीन थैलमस एंड हाइपोथैलमस। कहाँ? फोर ब्रेन। ध्यान से सुनो, मिड ब्रेन होगा कहाँ? तो कहोगे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच होगा ना। तो यहाँ ऐसे नहीं लिखते सीधे कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये लिखने में कौन सी बुराई थी? घुमा दिए हैं कि ऊपर ले लो क्या, थैलमस एंड हाइपोथैलमस, किसका? फोर ब्रेन, और नीचे ले लो क्या, पॉन्स, किसका? हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन है कहाँ? तो कहोगे थैलमस और हाइपोथैलमस ऊपर की तरफ और पॉन्स नीचे। तो वास्तव में ये हाइपोथैलमस और पॉन्स के बीच में है, लेकिन ऐसे भी तो कह सकते हो कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच। बात तो एक ही हो गई। मिड ब्रेन में 3 लाइनें लिखी, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कैनाल पाई जाती है, नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो किसके थ्रू पास होती है? मिड ब्रेन। काम नहीं लिखा लिख लो, काम नहीं लिखा लिख लो, 3rd to 4th। तीसरी को चौथी वेंट्रिकल से कौन जोड़ता है? यही मिड ब्रेन का जो डार्सल है, याद रखना डार्सल की बात कर रहा हूं। मिड ब्रेन के डार्सल पोर्शन में क्या पाई जाएंगी? 4 राउंडेड स्वेलिंग। नाम क्या है? लोब, या इसको ऑप्टिक लोब भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। अगर यही फ्रॉग होता तो 2 ऑप्टिक लोब होती और क्या कहते? कार्पोरा बाइजेमाइना। हाइंड ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें पाया जाएगा पॉन्स, कामा सेरिबेलम, कामा मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। एज सच याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वो फाइबर ट्रैक्ट, ध्यान सुनिएगा, वो फाइबर ट्रैक्ट जो इंटर कनेक्ट करते हो किसको? डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, वो कहां पाए जाते हैं? तो आंसर मिलेगा क्या? पॉन्स। ठीक है। सेरिबेलम में क्या पाई जाती है? बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस है, जिससे एडिशनल स्पेस मिल सके किसके लिए? न्यूरॉन। तो फिर सोच लो, सेरिब्रम में भी तो बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस थी, प्रोमिनेंट फोल्ड थे ना। वहां भी प्रोमिनेंट फोल्ड का एक ही पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? न्यूरॉन हो जाए। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का वो हिस्सा है जो किससे जुड़ा है? स्पाइनल कार्ड। मेडुला में पाए जाते हैं सेंटर, जो किसको किसको कंट्रोल करेंगे? जो किसको करेंगे? कार्डियोवैस्कुलर। और किसको करेंगे? गैस्ट्रिक सिके। तीनों नाम कभी नहीं देगा एग्जामिनर, एक नाम दे देगा। पूछेगा रेस्पायरेशन कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। गैस्ट्रोवैस्कुलर रिफ्लेक्स कौन करता है? मेडुला। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कौन करता है? मेडुला। पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक लाइन यहां लिखी थी, वो लाइन हटा दी है। यहां लिखी थी वो लाइन हटा दी है और केवल यही लाइन छोड़ी है, तो कोई बात नहीं। कह रहा 3 हिस्से हैं जो क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्स और क्या? मेडुला। कौन कौन हिस्से बनाते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। और ब्रेन स्टेम कनेक्शन बनाता है किसके बीच? ब्रेन और स्पाइनल। तो याद सुनिएगा, कौन सा हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम में नहीं है? आराम से सुनिए, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से हिस्से ब्रेन स्टेम में हैं, और हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम में नहीं है? सेरिबेलम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा हिस्सा है जो? सेरिब्रम तो बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैलमस में वैसे टोटल पार्ट की बात करें तो ना तो सेरिब्रम है, ना तो थैलमस है, ना तो हाइपोथैलमस है, और ना ही सेरिबेलम है। लेकिन हाइंड ब्रेन के तो कुछ हिस्से हैं ना। तो हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है? आंसर देंगे क्या? सेरिबेलम। तो है कौन सा? पॉन्स और मेडुला। वाह भाई वाह, कुछ ज्यादा जल्दी में थे समरी लिखने के।